हाय, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम है प्रियंका और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स के बारे में या फिर आप कह सकते हो नोटिफिकेशन के बारे में जो कि सीबीएसई के थ्रू रिलीज की गई हुई है। सो ये जो नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई के थ्रू, आई जस्ट शो यू। आपको मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, सीबीएसई के थ्रू नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसमें आपके डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट, मतलब यानी कि डिफरेंट पे स्केल पे लेवल होता है। राइट, जैसे यूजुअली आई जस्ट यूज दिस, यूजुअली 1 से लेके 10 तक होता है। राइट, ठीक है। इसमें जो दिखाने जा रही हूँ मैं आपको वो है 2 से लेके 10 तक का पे लेवल। राइट। सो जैसे कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल का पे लेवल का जॉब प्रोफाइल होता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो पे जिस अलग अलग टाइप के जो पे लेवल्स हैं वो कैटेगराइज करे हैं लाइक 1 to 10 के बीच में। राइट। सो वो हम अभी इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सीबीएसई के थ्रू, वो है अलग अलग पोस्ट के लिए। पहला वाला है ग्रुप ए। तो एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी फॉर्म्स आपके आउट होते हैं तो उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे लिए ज़रूरी भी होता है उस चीज़ को समझना, बट एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन या आपके जितने भी डाउट्स अराइज होते हैं उसका सबका आंसर इन फॉर्म्स में ही दिया हुआ होता है, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी गई होती है। तो आज क्विकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम इस फॉर्म को थोड़ा सा ईजी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। राइट। सो इसमें ग्रुप ए लेवल पे अगर आप देखो तो फिर पहला वाला जो आपको दिया हुआ है जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो दिया हुआ है पोस्ट, और जो कि पे लेवल 10 में आता है। पे लेवल 10 यानी कि ग्रुप ए। जितने भी आपको ये पे असिस्टेंट सेक्रेटरी अकाउंट्स ऑफिसर और चाहे वो फिर वो आपका स्किल एजुकेशन का हो या फिर ट्रेनिंग का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो, वो सारे के सारे ग्रुप ए में इन्होंने कैटेगराइज किया है उसको। और उसकी अलग अलग एज भी डिफाइन करी गई है। ऑल दो अभी मैं आपको फर्दर इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उधर पे भी उन्होंने एज का मेंशन किया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि आप अगर एलिजिबल हो इस चीज के लिए तो आप इसके लिए अपियर कर सकते हो। जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए है 30। और असिस्टेंट सेक्रेटरी अगर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखें तो उसके लिए एज ज्यादा है, 35। तो सिमिलरली आगे भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं आपको इसका बिल्कुल जिस्ट बताऊंगी, है ना, क्योंकि और सारी चीजें तो आप देख ही सकते हो एज फिगर में लिखी हुई है। तो टोटल जितनी भी सीट्स है इसमें 18 है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जिसकी मैक्सिमम एज है 35। और ऑफ कोर्स एससी एसटी और जितने भी उनके लिए ये एक्चुअली रिजर्वेशन सीट्स है जो इधर पे मेंशन की हुई है। राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, जिसके लिए 16 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन 8। सो असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग 22। राइट। इसके लिए ऑफ कोर्स कंपेयर करोगे अगर आप तो इसके लिए सबसे ज्यादा है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए। राइट। ऑल्दो ये भी पेड लेवल 10 पे ही आता है ना। फिर है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कम है, यानी कि सिर्फ 3। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है। राइट। अब ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप बी जो है हमारा, उसमें है हमारा जूनियर इंजीनियर। राइट। ग्रुप बी लेवल का है ये। ग्रुप ए लेवल का मतलब यानी कि पे लेवल 10 की बात हो रही थी अभी। अब आ गई है पे लेवल 6 की बात। ठीक है। पे लेवल 6 की बात यानी कि जो ग्रुप बी वाले हैं उसमें पे लेवल 6 की बात हो रही है। तो उसमें आता है जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो इसमें क्या है कि एज 32 है जूनियर इंजीनियर में, और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में है 30। और एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो इसमें टोटल कितनी, मतलब ओवरऑल कितना आप देख सकते हो, तो टोटल में क्या है इसका 17। और इसका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है 7। आई होप आपको इतने तक क्लियर हो गया होगा। राइट। और उसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट ग्रुप सी देखो, 3 ग्रुप का है, ए बी सी। तो अब जो सी लेवल का है उसका पे लेवल 4 है। देखो ये पे लेवल जो है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले आप 10 देखा था आपने, उसके बाद फिर 6, फिर अब ये 4 है। तो अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट का देखें तो 30 ईयर्स ऑफ एज, और जूनियर अकाउंटेंट का पे लेवल है 2। यहाँ पे लेवल 2 पे आ गया है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आप देखते, आपको आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पोजीशन है वो डिफर कर रही हैं। यहाँ पे 7 है, जैसे अकाउंटेंट के लिए है 7 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए है 20। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से, मतलब ये रिजर्वेशन पोस्ट आपको दिया हुआ है। राइट। सो उसके बाद फिर आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग में अगर जाओ तो एनी बोर्ड ऑफिस, देखो ये तो स्पेसिफाइड नहीं है, ये इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और नेचुरल सी बात है कि सिलेक्शन के बाद वो आपको बताएंगे। राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट मार्क। राइट। सो अब आप देखो कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जो होती हैं उसके लिए, अब जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप देख सकते हो PWBD कैटेगरीज आर एज अंडर। देखो उन्होंने कैटेगराइज भी कर रखा है ना, कैटेगराइज कर रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि
मतलब इस कैटेगरी का मतलब क्या है, वो क्यों उन्होंने कैटेगराइज किया है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है BLV, और ये क्या है, ये एब्रीविएशंस है एक्चुअली। और ये एब्रीविएशंस का मतलब क्या है, एब्रीविएशंस का मीनिंग अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आप यहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हैं, इन्होंने मेंशन भी किया है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो जैसे कि अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अगर ऊपर उन्होंने बी मेंशन किया है, इसका मतलब ब्लाइंड, राइट। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी मेंशन कर रखी है इन्होंने, इसका मतलब सिंपली ये है कि पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, फाइन। सो इसको मतलब हम इस तरीके से, और उन्होंने आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो ये इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, ये सारा का सारा यहाँ पे इनके एब्रिविएशंस दिए हुए हैं। जैसे कि ESM का मीन्स है एक्स सर्विसमैन, राइट, जिन्होंने आर्म फोर्सेज में सर्व किया हुआ है पहले, तो उनको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। फिर B मीन्स ब्लाइंड, LV मीन्स लो विजन, D फॉर डेफ, और हार्ड ऑफ हियरिंग HH। तो इस तरीके से उन्होंने वो किया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इस तरह पे देख सकते हो, राइट। तो जैसे कि अगर हम इसका देखना चाहें तो ग्रुप ए, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर दिस कैटेगरी, इसमें कितनी वैकेंसीज है, 1। और और जो दूसरी वैकेंसीज इसमें मेंशन की हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में, वो है 1, राइट। और इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो डी मीन्स डेफ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मेंशन किया है इधर पे आप ऐसे देख सकते हो इस पूरे चार्ट को, राइट। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और दी कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो चलो ठीक है, हर फॉर्म में मेंशन होता है। बाकी अगर आप इसको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेशन शुरू हो गया 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024 टू 11 अप्रैल 2024, राइट। तो अप्रॉक्स आपके पास 1 मंथ का टाइम है, राइट। 1 मंथ के ड्यूरेशन में आप अच्छा मतलब अच्छे से इस पूरे फॉर्म को स्टडी करके एक बार अपने डिसाइड कर सकते हो कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना चाहिए फॉर्म, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस फॉर्म के बारे में कि कैसे बाइफर्केशन कर रखा है इस पोस्ट का, राइट। बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट कैसे हो रखा है, ये हम समझते हैं। सो पहला वाला आप देख सकते हो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन के लिए इन्होंने कैसे बाइफर्केशन कर रखा है। सो यस, हिंदी, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल पोस्ट कितनी है इसके लिए, 16। टोटल कितनी है, 16। बट अगर हम 16 को भी ओवरऑल देखें तो ये देखो ये एकेडमिक्स का है, राइट। अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ बाइफर्केशन किया ही नहीं है ना, क्योंकि बाइफर्केशन होगा ही नहीं, एडमिन का एक ही होगा, मतलब ओवरऑल एक ही होगा वो, राइट। बट यहाँ एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्रॉपर एकेडमिक्स ही है, तो इसलिए नेचुरल सी बात है कि इसमें अलग अलग, क्योंकि नाम ही उसका एकेडमिक्स है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, राइट। सो हिंदी इंग्लिश अलग अलग जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन करे जाएंगे, राइट। तो सबकी सब में पोस्ट 1-1 है, सारे सब्जेक्ट्स की पोस्ट 1 है, राइट। और 16 है टोटल। सिमिलरली असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन, राइट। स्किल एजुकेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी की क्या पोस्ट है, जैसे कि IT एंड AI, तो उसके लिए 2, राइट। एग्रीकल्चर 1, राइट। फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन 1, है ना। BFSI एंड मार्केटिंग 2, टूरिज्म 1, ब्यूटी एंड वेलनेस 1, और टोटल 8। तो इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे उन्होंने पोस्ट को बाइफरकेट किया है, अलग अलग मतलब उनके डिविजन्स कर रखे हैं ना। तो जो अब इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर है तो फिर मेरा क्या कंपटीशन का क्या लेवल है, और किस तरीके से आपको compete करना है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, अब इसमें भी इन्होंने अलग अलग बाइफरकेट कर रखा है, और टोटल है 22 सीट है। और सब में आप देख सकते हो किसी में भी 1 नहीं है, सब में 2 है। मतलब अगर ट्रेनिंग का हम बात करें तो सारी जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी की हो, कोई भी एरिया की बात करें आप, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, तो इन्होंने 2 पोस्ट दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अकाउंट्स ऑफिसर 3 ही है, यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं है। जूनियर इंजीनियर में भी कोई बाइफरकेशन नहीं, बाकी किसी में कोई बाइफरकेशन नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं सीट्स, राइट। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि और सारे फॉर्म्स में दिया रहता है वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है ना, कि ये जितने भी रिजर्वेशन है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के लिए हो, वो एप्लीकेबल है कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, राइट। और नोटिफिकेशन और ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट तो टाइम पे होती रहती है, तो अपडेटेड आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपडेटेड वर्जन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये रिजर्वेशन की बात कही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटीज, जैसे कि ये तो चलो ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, है ना। अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि कैसे, क्या रिक्रूटमेंट के क्या रूल्स हैं, है ना।
क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आप सोच तो रहे हो, अपने ख्वाब तो सजाने लग गए हो कि हम इसका एग्जाम दे सकते हैं, बट लेकिन पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके पास क्या वो नेसेसिटीज जो हैं, मतलब यानी कि आपके पास वो डिग्रीज और जो इनकी प्रे रिक्विजिट्स बोल सकते हैं हम इसको, कि वो आपने कंप्लीट करी है या नहीं, मतलब शॉर्ट में बोले तो एलिजिबिलिटी, राइट। सो आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो आप इधर से चेक कर सकते हो। जैसे कि ग्रुप ए कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कोई बाइफर्केशन नहीं था अभी, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप देख सकते हो बैचलर डिग्री की बहुत बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। और ये मोस्टली आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, क्योंकि बैचलर डिग्रीज तो बैचलर डिग्री तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सभी के पास है आजकल, है ना। और एज का जो रिलैक्सेशन है, मतलब यानी कि जो एज लिमिट दी गई है वो 35 दी गई है, तो इट्स क्वाइट गुड, मतलब ये अच्छा है ना। इसके लिए सभी एलिजिबल है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए अगर आप देखो तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इसमें जरूरी है ना। और बीएड डिग्री भी जरूरी है। आप ये मत समझना कि इसमें ऑप्शन है, ये और नहीं बोल रहे हैं हमको, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो होनी चाहिए, बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही या तो नेट और एस एल, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या एस एल ई टी क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री, या तो फिर आपके पास अगर नेट और स्लेट क्वालिफाइड भी नहीं हो तो पीएचडी होनी चाहिए। यानी कि पीएचडी मतलब डॉक्टरेट डिग्री कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पीएचडी। मैंने तो बस नाम लिया है पीएचडी का, बट लेकिन कोई भी जो इक्विवेलेंट है पीएचडी के लिए और जिसको डॉक्टरेट डिग्री माना जाता है, तो वो होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? डिजायरेबल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं, मतलब अगर ये हो तो अच्छा है ना। अगर ये ऑफ कोर्स ये सब आप फुलफिल कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, वो ऑफ कोर्स आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप उसको कहीं कंप्लीटली फुलफिल कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर एमएड होगा या एमफिल होगा या उसके इक्वल जो भी डिग्री है, यानी कि अभी जिसकी मैं बात करती हूँ डॉक्टर डिग्री की, वो होगा तो ज्यादा अच्छा है। मतलब डिजायरेबल मतलब कि अगर आप के पास ये है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी देन अदर कैंडिडेट जिसके पास नहीं है ये डिग्रीज, या फिर ये जो प्रेफरेंसेस इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां पे भी डिजायरेबल लिखा रहता है कंफ्यूज मत होना कभी भी। डिजायरेबल का मतलब होता है कि उन लोगों को उस पोजीशन में थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिली जाएगी, दे दी जाएगी, राइट। प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही वही है, राइट, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका, मतलब सेमिनार ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, मतलब ये एबिलिटीज होनी चाहिए, जरूरी है उनके लिए जो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, मतलब अगर ये होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, नेचुरल सी बात है, एक्सपीरियंस तो काउंट किया ही जाता है, राइट। गुड एकेडमिक एक्यूमेन और क्रिएटिविटी, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। देखो ये सारी चीज एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपका एजुकेशन में, मतलब आपने कहीं पढ़ाया है किसी स्कूल में, या फिर आपका एजुकेशन में थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस तो ज्यादा मिलेगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। और जो एज लिमिट इन्होंने दी हुई है वो है 30 ईयर्स, राइट। मैं थोड़ा सा क्विक करूंगी इसको जल्दी जल्दी, है ना। और उसके बाद फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में हो सकती है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी अगर ये होगा तो। जैसे लेट्स से दैट किसी के पास नॉर्मल डिग्री है, लेट्स से कोई भी डिग्री बोल सकते हैं, बैचलर डिग्री है किसी के पास, और ऑन दी अदर हैंड अगर उनके पास दोबारा एक कैंडिडेट है जिसने बीटेक किया हुआ है, राइट, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस दोनों कैंडिडेट में से उसको दी जाएगी जिसके पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और आप वो आपको आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस तब दी जाएगी जब आपके पास बैचलर डिग्री होगी इंजीनियरिंग की, राइट। और या फिर पीएचडी होगा, या फिर उससे से रिलेटेड कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स किया होगा तो, राइट। सो एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग और रनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, फाइन। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ये वाला जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डिजाइनिंग और रनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है और यहाँ पे उन्होंने उसी की बात करी है, राइट। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिसर्च डेटा इन कलेक्शन, ये तो खैर डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब अगर है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस तो एक जैसे नहीं हो सकते। बाकी फिर भी आपको रीड कर, आपको पूरा फॉर्म तो रीड करना ही चाहिए, है ना। मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजें बता रही हूँ। हाँ, एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर्स। और उसके बाद है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट है, और या फिर डॉक्टरेट डिग्री डिग्री की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं अकाउंट्स ऑफिसर में। अकाउंट्स ऑफिसर में अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हाँ, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसका है 30 ईयर्स ऑफ एज, फाइन। उसके बाद आप जाते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स। देखो अकाउंट ऑफिसर अगर कोई बनना चाहता है तो फिर उसके लिए बैकग्राउंड होना भी जरूरी है, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में नहीं है तो कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम एमकॉम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अकाउंट्स
है ना, या तो फिर आपका अकाउंट्स अकाउंट्स में देखो कोई सब्जेक्ट तो ऐसा वो नहीं होता, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, बाकी फाइनेंस हो सकता है, बिजनेस स्टडीज, ये सारे के सारे आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट्स ये मेंशन की कर रखे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स बिजनेस के से रिलेटेड है, मैनेजमेंट बिजनेस कॉमर्स से रिलेटेड है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आपका स्पेशलाइज डिग्री है तो उनमें से ये हो सकता है, वरना ये सारे सब्जेक्ट्स में से एक भी आपने अगर पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है बैचलर डिग्री और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, राइट। तो एक एग्जामिनेशन होता है, अगर आप के पास ये ऑडिट अकाउंट्स या ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू जो एक एग्जाम एग्जाम भी बोल सकते हैं, या फिर क्वालिफाइंग टेस्ट भी बोल सकते हैं, उनके थ्रू कंडक्ट किया हुआ स्टेट या सेंट्रल लेवल पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो तब भी आप एलिजिबल हो। ये बहुत रेयर होता है वैसे, है ना, मतलब सबका नहीं होता फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ रिकॉग्नाइज पीजी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक, सेम चीज जो ऊपर मेंशन की है वो यहाँ पे भी मेंशन की है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे बैचलर डिग्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे पीजी डिग्री की बात कर रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर ये भी नहीं है तो एमबीए हो सकता है आपका, एमबीए फाइनेंस हो सकता है, एमबीए फाइनेंस भी नहीं है तो चार्टर्ड सीए होने चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड सीए क्वालिफाइड होने चाहिए, और आईसीडब्ल्यू में से, या फिर अगर सीए भी नहीं है तो आईसीडब्ल्यू होना चाहिए, मतलब ये स्लैश इसलिए दे रखा है बिकॉज ये चॉइस है, मतलब अगर एमबीए फाइनेंस है तो ठीक है, वरना ये भी नहीं है तो फिर सीए हो सकता है, ये भी नहीं है तो फिर आईसीडब्ल्यू का के सर्टिफिकेशन आपके पास हो सकते हैं, राइट। आईसीडब्ल्यू का क्वालिफाइड आप हो सकते हैं। तो उसके बाद डिजायरेबल ये है कि कोई भी, मतलब जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन है तो फिर वो एक्सपीरियंस अकाउंट्स में ही देखेंगे, है ना। तो आपका एक्सपीरियंस है अगर अकाउंट्स में, बजट बनाने में, ऑडिटिंग करने में और कमर्शियल अकाउंटिंग में, तो फिर ये इस इन पोजीशंस के लिए आपको एलिजिबल मान लेंगे और प्रेफरेंस भी आपको देंगे, राइट। एज लिमिट अच्छी खासी है 35, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सूटेबल लगता है ये। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में अगर आप देखें तो जो चूंकि जहाँ पे इंजीनियर इंजीनियर की बात आती है तो फिर वहाँ पे बीटेक की डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है, तो मतलब अगर आप बीटेक है किसी और फील्ड से, या जैसे कि सीएस से, कंप्यूटर साइंस से, तो फिर यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो और एज लिमिट जो है इसकी 32 ईयर्स है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ इशू और डाउट होना चाहिए। बाकी अब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखें तो हम यहाँ पे भी मास्टर डिग्री जरूरी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें की, है ना। और या फिर मास्टर डिग्री हो सकती है, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी विद कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और बैचलर डिग्री। देखो ये मोर और लेस सारा का सारा सेम ही है, फाइन, तो इसको भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एज लिमिट 30 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, उन्होंने बोला कि डिप्लोमा, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी। देखो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री नहीं है तो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए वो, बस, राइट, ये फर्क है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंट का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे भी अकाउंटेंट की बात आती है तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड डिग्री या फिर वोकेशनल कोर्स की वो बात करेंगे, तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके के उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हुए हैं जो अभी हमने पहले देखे थे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और और हाँ याद रखना ये जो मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी के, यानी कि अभी तक ए पोस्ट की बात हो रही थी, उसके जूनियर ऑफिसर में बी पोस्ट की बात हुई, उसके अब सी पोस्ट, ये आप तरीके से देख सकते हो कि सी ग्रेड लेवल की बात हो रही है अब, ठीक है। तो ये मैंने बार बार मेंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज ये इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये ए बी सी करके जहाँ पे मेंशन किया है सी ग्रेड, जो अभी हमने थोड़ी देर स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रही थी सेशन को, इस पूरे सेशन को, तो मैंने आपको बताया भी था कि ए बी सी का मतलब क्या होता है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम जूनियर अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का है 12th क्लास होना चाहिए, ये तो सबसे आसान है, ये तो सब सब मतलब मोस्टली लोग इसमें यू नो एलिजिबल होंगे। 12th क्लास पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, राइट। और मतलब उनके सब्जेक्ट ये सब होने चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए हुए, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड ऑल, राइट टाइप। और हाँ, जहाँ पे आप एक चीज भूलना, मतलब इसको और मत समझना, ये और नहीं है, ओके, चाहे अकाउंटेंट के केस में हो, और नहीं है ये, इसका मतलब एंड का मतलब होता है कि ये भी जरूरी है, ये भी मतलब ये तो चाहिए चाहिए बैचलर डिग्री, बट एट द सेम टाइम ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन कर रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये चॉइस है, चॉइस नहीं है, टाइपिंग स्पीड ऑफ ये, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, क्योंकि अकाउंटेंट की बात आ रही है तो फिर वो नेचुरल सी बात है कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हाँ याद रहे हिंदी में बोल रखा है इन्होंने, इंग्लिश में नहीं बोला है, इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ओके। बस फर्क सिर्फ इतना है, जूनियर अकाउंटेंट में एज लिमिट कम है 27 और यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, SC ST 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन, उसके बाद फिर हम ओबीसी में जाते हैं, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ना। और जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 इयर्स का है ना। और उसके बाद फिर इसमें वुमेन को भी इंक्लूड करते हैं हम, राइट। तो अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने 13 15 ईयर इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। सो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं।
एग्जामिनेशन फी क्या है? एग्जामिनेशन फी है 1500 फॉर ईच पोस्ट, जो कि सिर्फ ग्रुप ए की बात करें। अगर ग्रुप ए के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपकी फीस होगी 1500 फॉर ईच पोस्ट। अगर ग्रुप बी और सी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फी होगी, कम होगी थोड़ी सी, 800 फॉर ईच पोस्ट, मतलब एक पोस्ट के लिए 800 आपकी फी होगी। ठीक। और अगर आप इन कैटेगरीज की बात करो, SC ST और या फिर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, राइट, तो उनके लिए फी नहीं होगी। फाइन। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा ऑनलाइन होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये आजकल ऑनलाइन पेमेंट ही हो रही है सब जगह, तो फिर वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रखा है इन्होंने, राइट। स्कीम क्या क्या है एग्जामिनेशन की, राइट। तो किस मतलब किस तरीके से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं और क्या क्या मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो देख सकते हो आप, अगर आप बात करें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की, एडमिन कार्डर की, तो उसमें जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। पार्ट 1 में आएगा आपका, देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, जिसके टोटल मार्क्स 60 हैं, और जो है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। फिर ये जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग ही बोल सकते हो आप एक तरीके से। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और मार्क्स भी टोटल 60 है, राइट। फिर जो नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट। तो उसके लिए है हमारा अगेन 30 60। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जनरल हिंदी या फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या फिर आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स को, जहाँ पे आपके जो लाइक हिंदी और इंग्लिश को वो जज करते हैं, तो वहाँ उसके लिए 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, पर मार्क्स है 30। और यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश, जैसे मैंने आपको बोला लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, दोनों चेक किए जाएंगे। 15 15 क्वेश्चन आएंगे दोनों में से, और 30 मार्क्स के होंगे वो दोनों ईच। ठीक। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का भी एक अलग सेक्शन है, जिसके लिए 30 मार्क्स होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, सॉरी माय बैड। एंड टोटल मार्क्स होंगे 60। तो कहीं ना कहीं ये टोटल मार्क्स आप देख रहे हो 300 है, 300 में से नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, और जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का 2.5 आवर्स। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, 2.5 आवर्स मतलब 2 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके। सो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ये था आपका टीयर 1 का एग्जाम। टीयर 1 का किसके लिए? असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कार्डर, राइट। सो ये है टीयर 1 का एग्जाम। और टीयर 2 का क्या है? टीयर 2 का जो टेस्ट है, देखो दो एग्जाम होंगे, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी में भी एग्जाम, उसमें भी दो होते हैं, बैंकिंग में भी दो होते हैं, पहले प्री होता है उसके बाद मेन होता है। इस तरीके से इसमें भी दो दो टीयर रखे हुए हैं इन्होंने, है ना। तो जो दूसरा टीयर है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा एक हायर लेवल का आ जाता है। नेचुरल सी बात है, वो आपको 2 बार टेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा जो वाला जो टेस्ट है, अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो ये वाला जो है थोड़ा सा हायर लेवल का होगा। ठीक है। हायर लेवल मतलब थोड़ा सा उससे लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। तो करंट अफेयर्स आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इकोनॉमिक्स का, सोशल पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स। देखो इसमें ओवरऑल उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है। ये है आपका 160 मार्क्स का टोटल। और उसके बाद जो पार्ट 2 है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होता है, जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो, अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी है तो, राइट। कि कैसे मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ी होंगी कभी, अगर बीकॉम एमकॉम किया है या फिर एमबीए किया है अगर, तो आपको ये टर्म्स नए नहीं लग रहे होंगे। तो ये सब चीजें उसमें आएंगी, और इसमें टोटल मार्क्स है 80। और उसके बाद फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का भारत का संविधान, है ना। ये पॉलिटिक्स बेसिकली, इसमें पॉलिटी इन्वॉल्व है ना। लॉ, कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रॉपर कानून की बात नहीं कर रही मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कर रही हूँ। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब 40 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद आता है हमारा ऐसे राइटिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई, ठीक है, ऐसे राइटिंग, तो वो आपका आता है 40 मार्क्स का। और टोटल जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है। ठीक। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा 2 टीयर का। और उसके बाद फाइनल, अगर आपने दोनों स्टेज क्रॉस कर ली तो फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है। जो आपकी पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब उसमें जो आपके एग्जाम्स में जैसे मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको देख लेते हैं कैसे। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग स्किल, एजुकेशन, तो इनका सेम ही है। ठीक है। टीयर 1 एग्जाम जो होगा उसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आएगा, और जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स 100। ठीक। स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये दूसरा पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट में दे रखा है, बट होगा तो एक ही पेपर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आपने इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया, ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है। ओएमआर शीट आपको मिली जा रही है, यहाँ पे भी ओएमआर लिखा हुआ है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। दोबारा से मैं मेंशन कर देती हूँ कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कार्डर में भी ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। आपको शीट्स मिलेंगी और आपको उसमें ओएमआर शीट फिल करनी है, और उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है। दोनों ही रिटर्न होगा, चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 हो। ठीक। तो जनरल एप्टीट्यूड इन एरियाज एसोसिएटेड टू स्कूल एजुकेशन, वहां पे क्या होगा, 15, ये स्कूल ये वाली जो कैटेगरी है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, और टोटल नंबर कितने हैं, 100।
100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से स्किल फॉर एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड जनरल एनालिटिकल एबिलिटी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 50, टोटल मार्क्स 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया मार्क्स को, टोटल मार्क्स है 300, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। कितने ड्यूरेशन का पेपर होगा, 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स नहीं बोल सकते, 2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है थोड़ा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मस्ट बी सीन ऑन वेबसाइट। देखो सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देना है देखना है तो फिर आप सीबीएसई में चेक कर सकते हो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग्स की एजुकेशन के लिए टीयर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है, जिसमें आपको मतलब पूरे प्रॉपर आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ये भी ओएमआर बेस्ड है, राइट, फाइन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देयर विल बी 2 टीयर अकाउंट्स ऑफिसर का आप देख लो क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और उसके बाद फिर wait करो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें 30 क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं और 60 नंबर के होंगे ये। और जनरल मेंटल एबिलिटी का अगर आप देखो, लॉजिकल रीजनिंग का, यानी कि 30 सेम सेम दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। और अगर आप मैथ्स का देखो तो वही सेम कैटेगराइजेशन सेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जनरल कम्युनिकेशन हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें टोटल मार्क्स है 30। और उसके बाद फिर आता है इंग्लिश, उसमें भी सिमिलर है 15 और 30, ठीक है। टोटल मार्क्स 30 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15। और बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज इन्होंने मेंशन कर रखी है वो कितनी है, 30। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, राइट। कंप्यूटर की जो आपकी कंप्यूटर स्किल्स एबिलिटीज हैं उनको चेक करने के लिए उन्होंने 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे हैं और टोटल मार्क्स है 600। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मार्क्स कितने हैं 300। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होगा 2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। और फिर सेकंड ईयर का एग्जाम होगा, पार्ट 1 में आप देख सकते हो सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कॉमर्स यानी कि जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है, कॉमर्स के सब्जेक्ट है वो मेंशन किए। और उसके बाद फिर नेचुरल सी बात है कि अकाउंटेंट की पोजीशन है तो फिर ये वाला तो होगा ही, हम इसको मिस नहीं कर सकते हैं ना। तो जो टीयर 2 का है उसमें टोटल मार्क्स हैं इस पार्ट 1 की कैटेगरी के 160। और जो पूरा टेस्ट है वो 3 आवर्स का होगा ओवरऑल, हाँ, राइट। उसके बाद फिर पार्ट 2 दिया हुआ है, इसी में टीयर 2 की बात हो रही है, अभी करंट अफेयर्स में दिया हुआ है और जनरल अवेयरनेस। इसमें आप सब कुछ जनरल अवेयरनेस ही बोल सकते हो इसको, उन्होंने तो मेंशन कर दिया पूरा, बट ये अगर आप देखो तो जनरल अवेयरनेस है जो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का नहीं, 80 इसमें आई थिंक क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, क्वेश्चन आएंगे, यस। टोटल मार्क्स मार्क्स है ना, ड्यूरेशन तो इन्होंने मेंशन कर दिया ओवरऑल 3 घंटे है, राइट। फिर आप देख सकते हो टोटल मार्क्स कितने 80 मार्क्स का आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि पॉलिटिक्स अगर आप देखो तो 40 मार्क्स की आएगी, ऐसे राइटिंग 40 मार्क्स का होगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, 320 जो है आपका मेंशन कर रखा है उन्होंने, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स। ओके, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंटरव्यू अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एक तरीके से आप रीजनिंग बोल सकते हो, एनालिटिकल एबिलिटी बोल सकते हो। क्वेश्चन होंगे 10, ये है जूनियर इंजीनियर के लिए, राइट। ओएमआर बेस्ड ही एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी तक कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है अभी इस कैटेगरी में एटलीस्ट, जो कि जस्ट अ सेकंड, जस्ट सम प्रॉब्लम विद माय पॉइंटर, ओके, नो वरीज। सो जैसे कि अभी हमने बोला कि जनरल एबिलिटी और जो रीजनिंग है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं और टोटल मार्क्स है 20। और पार्ट 2 देखो सारा एग्जाम उन्होंने अलग अलग, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने हर चीज़ को बड़ी उस तरीके से एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको रिफॉर्म में, है ना। तो पार्ट 2 जो है उसमें क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ्स की एबिलिटी आपकी, नंबर को ऑफ क्वेश्चन आएंगे 10 और टोटल मार्क्स है 20। उसके बाद फिर आता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होगा कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से जनरल अवेयरनेस की आपकी आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स है 20। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज का चेक। लैंग्वेज चेक मतलब कि जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी। और दोनों ही होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों उन्होंने मेंशन किया, एंड लिखा है तो एंड मतलब दोनों ही इंक्लूडेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 15, जिसका मार्क्स होंगे 30। उसके बाद फिर आती है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर ऑपरेशंस की, नॉट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज। तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 है और टोटल मार्क्स है 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग उन्होंने डिवीजन तो कर दिए हैं, राइट। और उसके बाद फिर पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें इसमें आपका वही आ जाता है बिल्डिंग मटेरियल, ये इन सब की नॉलेज, राइट। बिल्डिंग मटेरियल की नॉलेज, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर है। और मैंने आपको, अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले याद होगा, जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी में सिविल इंजीनियर उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया था, यानी कि वो सिविल इंजीनियर्स को ही इसके लिए एलिजिबल करना चाह रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि अगर वो सिविल इंजीनियर बोल रहे हैं तो वो आपको ऐसा ही एग्जामिनेशन देंगे जिसमें कि आपको नॉलेज हो, ये जितना भी आप जितने भी टर्म्स देख रहे हो पार्ट 6 में,
स्टोन लाइम ग्लास, ये सारे के सारे जो टर्म्स है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना? तो ये जिसने सिविल इंजीनियरिंग करी होगी उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस चीज की किस सब्जेक्ट की बात हुई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन करी हुई है। और अगर आप देख सकते हो इसमें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है और टोटल मार्क्स है 40। ठीक है, सिमिलरली अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट 7 इन्होंने मेंशन किया है, ये भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे 20, है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 20 और टोटल मार्क्स होंगे कितने? 40। सेम जैसा पहले मेंशन किया था, है ना? उसके बाद फिर अगेन दोबारा से वही है ना? मैं इसको ज्यादा इन डेप्थ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है वो समझ जाएंगे इस बात को, राइट? कि मतलब 15 है इसके लिए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के लिए 15 क्वेश्चन है और उसके लिए 30 आप बोल सकते हो कि मतलब टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन नहीं, मतलब आप बोल सकते हो टोटल नंबर आपके उस सेक्शन को दिए गए। ठीक है, ड्यूरेशन तो 2.5 आवर्स ही है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को। ये पूरा इन्होंने कहीं ना कहीं 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँ जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 10 पूरे पूरे 10 पार्ट में डिवाइड किया है। अब अगर आप देखोगे कि ये पार्ट जो उन्होंने डिवाइड कर रखा है 10 में, ये कहीं ना कहीं आपके सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से मैच करता होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर 15 जो है ये इनका अगेन दोबारा से इनका कैटेगराइजेशन, नंबरों का कैटेगराइजेशन अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 30। ठीक है, तो सब में कैटेगराइजेशन ऐसा ही है और टोटल है 150, 150 और 300। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का अगर हम देखें तो पार्ट 1 में जीके वाला सेक्शन जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और टोटल मार्क्स होंगे 60। और जो पार्ट 2 है उसमें रीजनिंग और मैथ यानी कि मैथ्स की एबिलिटीज, उसमें अगेन क्वेश्चंस होंगे 20 और मार्क्स होंगे 40। ठीक है, और उसके बाद है पार्ट थर्ड में क्या होता है कि ये भी अब आप देख सकते हो हिंदी, जो इन्होंने मेंशन करके हिस्ट्री ऑफ हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है लिटरेचर का, ये यहाँ पे सारा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश और लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब लिटरेचर का। और लिटरेचर इन डेप्थ, पोइट्री, क्रिटिक्स, ऐसे, स्टोरी राइटिंग और हिंदी, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो वो कितने मार्क्स का होगा आपका? 100 मार्क्स का। और सॉरी, माय बैड, 100 टोटल मार्क्स होंगे 200 और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 3 में डिवाइड कर रखा है। अगेन मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ, जितने भी मैंने अभी तक मेंशन करे सारे के सारे ओएमआर बेस्ड है। जैसे कि इसमें भी मेंशन कर रखा है ओएमआर, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और कोई अलग अलग, ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में तो आपके 2 टीयर है भी नहीं, एक ही टीयर है जो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंट, अब यहाँ पे अकाउंटेंट जहाँ पे मेंशन कर रखा है, अकाउंटेंट जहाँ पे मेंशन कर रखा है वहां पे आप देख सकते हो कि अगेन इसमें भी ऐसा कोई टीयर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एक एग्जामिनेशन होगा और जो कि ऑफलाइन होगा। इसमें पार्ट 1 में जीके मेंशन किया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और टोटल मार्क्स 40। सिमिलरली पार्ट सेकंड जो मेंशन किया हुआ है, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स की एबिलिटीज है, जिसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और टोटल मार्क्स 40। ठीक है, उसके बाद है पार्ट थर्ड में आपका लैंग्वेज स्किल्स देखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो फिर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स है 40। फिर आपका आता है ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि अकाउंटेंट वाला प्रोफाइल है तो इसलिए यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि वो सारे एबिलिटीज और वो सारी नॉलेज आप में चेक करेंगे, तो उसका एग्जामिनेशन भी इसमें इंक्लूड होगा, मतलब उस सेक्शन का इंक्लूड होगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन इंक्लूड होगा इसमें, जैसे टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड कर रखी हैं, जो शायद आई थिंक कॉमर्स के या फिर फाइनेंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट समझ पाएंगे, है ना? राइट, सो ये 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 है, थोड़ा सा सेक्शन बड़ा है, 90 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 180 के होंगे। तो जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका जो मेजर पोर्शन है वो कवर होगा अकाउंट्स के सब्जेक्ट से, यानी कि कॉमर्स के सब्जेक्ट से, जो कि जिसका वेटेज भी है अच्छा खासा 180, है ना? तो उस हिसाब से तैयारी करें। और बाकी नेक्स्ट जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट का देख लो आप। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है इससे पहले वाले प्रोफाइल पे कि अगर जहाँ पे हम अकाउंटेंट की बात करें तो वहाँ पे वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जीके का सेक्शन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20 और टोटल नंबर कितने का है? 40। और रीजनिंग और मैथ्स की जो एबिलिटी है उसमें भी क्वेश्चन 20 होंगे और 40 नंबर का होगा वो। और उसके बाद फिर आपका ये जो लैंग्वेज का वो चेक है वो कैसे करेंगे, वो भी सेम 20 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 40। और एट द सेम टाइम जो फोर्थ आप देख सकते हो, पार्ट फोर्थ है ना? पार्ट फोर्थ में उन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है कॉमर्स के सब्जेक्ट, यहाँ पे भी अगेन वेटेज ज्यादा है कॉमर्स के सब्जेक्ट का। 60 क्वेश्चन होंगे तो टोटल मार्क्स कितने? 120 होंगे। 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। ठीक है, आई थिंक मैं पुराने वाले में मेंशन करना भूल गई कि कितने घंटे का टेस्ट होगा। 2.5 आवर्स में, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, मोर और लेस सबका वही है, 2 घंटा 30 मिनट। अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का देखें तो उसमें भी वही है ना? तो इसमें भी होगा, इसमें थोड़ा, यस इसमें भी वही है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाली प्रोफाइल जो देखें जूनियर इंजीनियर की, सब में 2.5 आवर्स का है।
ठीक है, तो इस तरीके से आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर अब देखो कट ऑफ भी दे रखी है यहाँ पे, है ना। कट ऑफ तो खैर आप देख लोगे, है ना, मेंशन कर रखा है क्लियरली। भाई इतनी मतलब ओबीसी के लिए क्या होनी चाहिए और एस सी एस टी के लिए क्या होनी चाहिए, है ना, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। टीयर वन के लिए क्या होगी, टीयर टू के लिए क्या होगी, इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया इसके लिए। बाकी अब ये जितने भी स्किल्स पे इनसे रिलेटेड जितना भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन था वो पूरा दे दिया है। तो इन केस बाय चांस, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के मतलब अलग अलग आप देख सकते हो कि स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम फिल करते हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर उनको ताकि डाउट ना हो इसलिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक ही नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया हुआ है। भाई तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम ये है कि अगर करेक्ट आंसर आपका टीयर वन में, ये उनके लिए बात हो रही है जिनका टीयर वन टीयर टू करके है, तो टीयर वन में अगर आप देखो तो आपको जो मार्क्स अलॉट होंगे, सेकंड लेट मी जस्ट गो बैक। राइट, आपको जो मार्क्स अलॉट होंगे वो होगा आपका 2 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग है यानी कि 0.5 आपका कट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मार्किंग स्कीम भी रख रखी है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी बाकी देख लो आप, आपके पास अभी काफी टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए सोचने के लिए, और मतलब यानी कि आपको ये डिसाइड करना है इस ड्यूरेशन में कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे नोट ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन वो आपको इसमें मेंशन कर रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। सो इतना, दैट्स इट फॉर नाउ, राइट। तो आज हमने मतलब पढ़ ही लिया इसका नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली है, राइट। बाकी आप थोड़ा सा स्टडी करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मतलब थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है किसी भी फॉर्म के लिए, क्योंकि वो एकदम से ही समझ नहीं आता कोई भी फॉर्म, उसमें काफी सारी चीजें मेंशन होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करूँ, राइट। सो आप एक बार गो थ्रू करना और फॉर्म को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो चीजें मैंने बताई उनको ध्यान में रखना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन।